हेलो एवरीवन, मैं पंकज वैष्णव एक बार फिर से आपके साथ हूं क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में। आज के इस सेशन में हम 11 जनवरी के सभी करंट अफेयर को डिटेल में समझने वाले हैं। एक एक फैक्ट को, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक है, वहां से आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है एप्लीकेशन पर। वहीं पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी डेली करंट अफेयर की फ्री ऑफ कॉस्ट। और चेकआउट कीजिए एप्लीकेशन को, क्योंकि काफी सारा एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल आपको वहां पर मिल जाएगा बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में। तो आप एक बार विजिट जरूर कीजिएगा एप्लीकेशन को। आइए शुरू करेंगे 11 जनवरी के करंट अफेयर को। यहां पर हम समझते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इंडेक्स है। देखिए किस आधार पर तैयार किया जाता है, पहले इसको समझिए। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स यह बताता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना ज्यादा पावरफुल है। आप किस आधार पर पावरफुल? तो देखिए, अगर आप इंटरनेशनल ट्रेवलिंग कर रहे हैं, किसी भी देश में अगर आप जा रहे हैं, तो सबसे पहली नीड आपको क्या चाहिए? एक चाहिए पासपोर्ट और दूसरा चाहिए वीजा उस देश में जाने के लिए। अब क्या होता है, बहुत सारे देश ऐसे होते हैं जो अगर फ्रेंड कंट्री है, मित्र राष्ट्र है, तो वो अपने जो दोस्त है, जो फ्रेंड कंट्री है, उसके लोगों को ये सहूलियत दे देते हैं कि भाई आप अपने पासपोर्ट पे आ जाइए हमारे देश, वीजा की आपको जरूरत नहीं है। या फिर दूसरी चीज, आप आ जाइए, वीजा ऑन अराइवल की आपके लिए व्यवस्था कर देंगे। तो इससे पता चलता है कि भाई कितने देशों का किसी एक देश पर ट्रस्ट है। और वो किस आधार पर होगा? जब वो फ्रेंड कंट्री होगी या फिर भाई आतंकवाद में इन्वॉल्व नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल हम पाकिस्तान का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, या अफगानिस्तान का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या लगता है, पाकिस्तान के पासपोर्ट से कोई भी यूरोपीय देश बिना वीजा के किसी को भी आने देगा क्या अपने देश में? नहीं। लेकिन वहीं पर अगर इंडिया की बात करें, तो भाई इंडिया के लोग बाहर जाकर कभी आतंकवादी घटनाओं में इन्वॉल्व नहीं होते। तो देशों को ट्रस्ट होता है कि भाई ये देश, इसको आने दो बिना वीजा के, कोई दिक्कत नहीं होगी इन देशों के लोगों से। तो ये बताता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उस देश के पासपोर्ट से कितने ज्यादा देशों में फ्री वीजा या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मिल पा रही है। तो इस आधार पर तैयार किया जाता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को। 2025 का इंडेक्स अभी आया है, जिसमें इंडिया को 85 रैंक पर रखा गया 199 देशों में से। 199 देशों के पासपोर्ट में से इंडिया को 85 रैंक पर रखा गया है। लास्ट ईयर जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया था 2024 का, उसमें इंडिया को 80वीं रैंक पर रखा गया था। मतलब आप समझिए, इंडिया की रैंक कहीं ना कहीं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में अब गिरी है। लास्ट ईयर हमारी रैंक थी 80 और अब रैंक घटकर हो गई है 85। यह प्रेजेंट रैंक है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 की। इंडिया के पासपोर्ट से 57 कंट्रीज ऐसी है जहां पर या तो फ्री वीजा या वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी इंडियंस को मिलती है। तो ऑल ओवर इस आधार पर हमारी रैंक हो जाती है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 85। इंडिया की जो रैंक है ना, वो एक्चुअल में दो और देशों के साथ कंपाइल करके 85 नंबर पर हम देखने को मिलते हैं। मतलब दो और देश हैं जो कि 85 रैंक पर हैं। कौन कौन? इक्वेटोरियल गिनी और एक है नाइजीरिया। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी आते हैं, एसएससी की एग्जाम में इवन ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि भारत के पड़ोसी देशों की रैंक किसी इंडेक्स में क्या है। तो हम उसकी भी बात करेंगे। पहले हम यह समझ ले कि 85th रैंक पर इंडिया के साथ और दो देश कौन से हैं या किन देशों का पासपोर्ट है। तो इक्वेटोरियल गिनी और नाइजीरिया। यहां तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो कौन जारी करता है? हेनले एंड पार्टनर्स नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट फर्म है, जो कि वैश्विक सिटीजनशिप और रेसिडेंसी कंसल्टेंसी के रूप में काम करती है, और यही हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को जारी करती है। 199 देशों के पासपोर्ट का यह मूल्यांकन करती है, और सबसे पहली बार इसे शुरू किया गया था 2006 में। हम 2025 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करेंगे। इंडिया की रैंक हमको पता चल गई 85। सबसे पहली रैंक पर सिंगापुर के पासपोर्ट को रखा गया है। सिंगापुर के पासपोर्ट से 195 देश ऐसे हैं जो कि फ्री वीजा या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा देते हैं।
ऑब्वियस सी बात है, सिंगापुर की जो इमेज है वो क्लीन है पूरे वर्ल्ड में। सिंगापुर का कोई व्यक्ति कहीं भी जाके आपको आतंकवादी घटनाओं में, इंटरनल अफेयर में कहीं भी इन्वॉल्व देखने को नहीं मिलेगा। तो उस देश के पासपोर्ट पर वर्ल्ड को सबसे ज्यादा ट्रस्ट है। 195 देश ऐसे हैं जो कि सिंगापुर को या फिर वहां के सिटीजन को वीजा ऑन अराइवल या फिर फ्री वीजा की सुविधा देते हैं। सेकंड नंबर पर रखा गया है जापानी पासपोर्ट को, जो कि 193 प्लेसेस के लिए मान्य होता है बिना वीजा या वीजा ऑन अराइवल। भारत की नेबरिंग कंट्रीज की बात करें तो चाइना 60वें नंबर पर है इस इंडेक्स में, पाकिस्तान 103 नंबर पर है, नेपाल 101 नंबर पर है और बांग्लादेश है 100वें नंबर पर। इंडिया की नेबर कंट्री एसएससी बहुत ज्यादा पूछ रहा है इंडेक्स में, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। ऑब्वियस सी बात है, ये हमारे प्रतिद्वंदी हैं तो इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलिए। गोवा राज्य सरकार ने राज्य में बीमा सखी योजना की शुरुआत की है। यह योजना किस संस्था की पहल है? योजना का नाम है बीमा सखी योजना। हाल ही में गोवा राज्य सरकार ने इसे गोवा में शुरू किया है और यह इनिशिएटिव है एलआईसी का, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एलआईसी का एक इनिशिएटिव है बीमा सखी योजना। भारत में जो महिलाएं हैं उनमें उन्हें सशक्त बनाना, आत्मनिर्भर बनाना और आर्थिक रूप से महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए एलआईसी का इनिशिएटिव है बीमा सखी योजना। गोवा राज्य सरकार ने अपने यहां पर इस स्कीम को लागू किया है। इसके तहत क्या होगा कि एलआईसी में महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, किसकी? एजेंट बनने की। आपने देखा होगा आपके आसपास भी एलआईसी एजेंट होते हैं जो कि एलआईसी की बीमा पॉलिसीज बेचते हैं। तो इस तरीके से महिलाओं को ट्रेन किया जाएगा एलआईसी एजेंट के रूप में। लास्ट ईयर दिसंबर 2024 में 9 दिसंबर 2024 को भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने बीमा सखी योजना की शुरुआत की थी हरियाणा के पानीपत से, और अब एक एक करके इसे राज्य भी अपनाने लगे हैं। गोवा राज्य ने हाल ही में इसे अपनाया है। योजना के माध्यम से देखिए 10th पास 18 से लेकर 70 साल की जो महिलाएं हैं, यहां पर एज भी मैटर करती है, 18 से 70 साल और 10th पास चाहिए होगा। ऐसी जितनी भी महिलाएं हैं उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी। कैसे? महिलाओं को एजेंट बनने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा और ट्रेनिंग के पीरियड में ही महिलाओं को उनका पैसा देना शुरू कर दिया जाएगा। ट्रेनिंग पीरियड में ही उनको दिया जाएगा कितना? पहले साल 7,000 रुपए पर मंथ, सेकेंड ईयर 6,000 रुपए पर मंथ और थर्ड ईयर तीसरे साल 5,000 रुपए का पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाएगा महिलाओं को, ताकि महिलाओं को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया जा सके, सशक्त बनाया जा सके। बीमा सखी योजना अनाउंसमेंट लास्ट ईयर की गई थी दिसंबर 2024 में, भारत के पीएम ने की थी हरियाणा के पानीपत से, और अब इसे लॉन्च किया है किसने? गोवा सरकार ने। गोवा राज्य में से लॉन्च किया गया। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को आज का ऑफर ऑफ द डे दे देता हूं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है आप सभी के लिए। अक्षय सर का इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी का यहां पर आप सभी के लिए कोर्स अवेलेबल है। आपको पता है बहुत ही इजी ट्रिक और कॉन्सेप्ट के माध्यम से पूरे ज्योग्राफी को यहां पर आपके लिए कवर करवाया गया है। आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग, बिल्कुल आपको मजा आ जाएगा। ऐसी मेथड आपको देखने को मिलेगी, ऐसी ट्रिक्स आपको देखने को मिलेगी जिससे आपको पूरा ज्योग्राफी यहां पर इजीली याद हो जाएगा। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में ये आपके लिए अवेलेबल है 24 आवर्स के लिए। आपको डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इसे अवेल कर सकते हैं। और कोई भी आपका हर्डल है, कोई भी आपको डाउट है, तो आपको नीचे हेल्पलाइन नंबर रहता है, कॉल कर लीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए। आपकी वहां पर जो हमारी सपोर्ट टीम है वो मदद कर देगी। देखिए एप्लीकेशन पर विजिट करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा, एप्लीकेशन पर जाकर भी आप अवेल कर सकते हैं। तो चेकआउट तो जरूर कीजिएगा एप्लीकेशन को, पर आपको कोई प्रॉब्लम ना आए इसलिए इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट अवेल कर लेना। आगे बढ़े। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के तहत कितने भारतीयों का जीनोम सीक्वेंस युक्त डेटा भारतीय जैविक डेटा केंद्र में उपलब्ध है? तो देखिए जीनोम सीक्वेंसिंग करवाने वाला, अपने लोगों का जीनोम सीक्वेंसिंग करवाने वाला भारत वर्ल्ड में चौथा देश बन गया है। कौन सा? चौथा। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के तहत अभी इंडियन गवर्नमेंट ने 10,000 से ज्यादा जीनोम सीक्वेंसिंग युक्त डेटा इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर में उपलब्ध करवाया है।
है क्या, ये समझिए जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है। देखिए ये डीएनए सीक्वेंसिंग है। ऑल ओवर अगर हम इंडिया देखें ना तो हमको 4800 से ज्यादा समूह देखने को मिलेंगे लोगों के, अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशन में रहने वाले, जिनकी बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग है, जिनका जेनेटिक्स अलग अलग है, ऐसे हमको 4800 समूह देखने को मिलेंगे इंडिया में। इनमें से क्या किया गया, 83 समूहों का जो डीएनए है ना उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की गई है। डीएनए सीक्वेंसिंग, इससे होगा क्या, पता चलेगा कि कौन सा समूह है लोगों का इंडिया में, किसका डीएनए कैसा है। सिंपली इसको अगर हम समझे किसका डीएनए कैसा है, इससे क्या होगा, इन फ्यूचर किसी भी वैक्सीन को डेवलप करने में मदद मिलेगी। हमको पता होगा कि भाई इंडियन डीएनए कैसा है और उस पर कौन सी वैक्सीन को यूज किया जा सकता है, कैसी वैक्सीन चाहिए होगी। इन फ्यूचर कैंसर, एचआईवी ऐसी बड़ी बड़ी डिसीज का भी इलाज निकाला जा सकता है जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से। डीएनए के बारे में पता चलता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। देखिए क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं ठंडा पानी पीने से भाई उनको सर्दी होगी कंफर्म, तो उनको कुनकुना पानी ही जीवन पर्यंत पीते रहते हैं, क्योंकि उनका जेनेटिक्स वैसा है। उनके परिवार में आप देखेंगे कोई, किसी को अगर आप देखेंगे शुगर है तो पूरे परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी शुगर होती रहती। तो वहां पर जब डीएनए सीक्वेंसिंग पता चलेगी ना तो हमको पता चलेगा कि मूल रूट क्या है उस बीमारी का, पीढ़ी दर पीढ़ी आने का। अब उस हिसाब से हम कोई भी वैक्सीन को डेवलप करेंगे जो कारगर होगी। ये जो वंशानुगत बीमारी है, जेनेटिकल जो डिसऑर्डर है, जो जेनेटिक्स की बीमारी है ना, जो वंश दर वंश चलती है, उसको खत्म करने में ये मदद कर सकती है। हम ऐसी वैक्सीन बना सकते हैं, ऐसी दवाई बना सकते हैं कि जो वो उस पैटर्न को तोड़ सकती। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जीनोम सीक्वेंसिंग। इन फ्यूचर इसका बहुत ही इफेक्ट देखने को मिलेगा पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि आपको पता है लगातार बड़ी बड़ी बीमारियां आ रही है, तो उनसे निपटने में ये मदद करेगी। अब इंडिया ऐसा चौथा देश बन गया है जिसने अपने लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग की है, और जीनोम सीक्वेंसिंग युक्त डेटा इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर में उपलब्ध है। ऑलमोस्ट 10,000 लोगों की यह जीनोम सीक्वेंसिंग है इंडिया में, जिसका डेटा अभी उपलब्ध करवाया गया है। ठीक है, देखिए हाल ही में देश में 10,000 जीनोम का बायो बैंक लॉन्च किया गया है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने इस डेटा को रिलीज किया। वैसे ये जो प्रोजेक्ट है ना, इसके तहत 20 संस्थानों को चुना गया था पूरे इंडिया में। 20 संस्थानों को चुना गया था जिन्होंने 83 अलग अलग समूहों में से 20,000 सैंपल लिए थे, 20,000 से ज्यादा, और इनमें से 10,074 जीनोम का विश्लेषण किया गया और इनकी जीनोम सीक्वेंसिंग करके एक बायो बैंक तैयार किया गया। 10,074 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग है ये। ठीक है, देखिए ये जो जीनोम सीक्वेंसिंग है, इसके लिए जो प्रोजेक्ट है ना, उसे जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। जनवरी 2020 में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है ना, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करती है, इसने जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। उद्देश्य क्या है, भारतीयों की जेनेटिक स्ट्रक्चर को समझना, जेनेटिक्स कैसा है इंडियंस का, और उसके आधार पर इन फ्यूचर बड़ी से बड़ी बीमारी के लिए दवाई निकाली जा सकती है, इलाज संभव हो पाएगा बड़ी बड़ी डिसीज का, जिसका अभी तक इलाज हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो ये जीनोम सीक्वेंसिंग करवाने वाला वर्ल्ड का चौथा देश बन गया है इंडिया। आगे आएंगे, जनवरी 2025 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने संकल्प पत्र जारी करके किसे आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। तो अभी ऑफिशियली देखिए संकल्प पत्र जारी करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने मराठी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया है। वैसे अक्टूबर 2024 में ही 5 लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज घोषित किया गया था, है ना, लेकिन ऑफिशियली उसके लिए संकल्प पत्र जारी नहीं किया गया है। जो 5 भाषाएं जुड़ी, उसके पहले हमारे पास 6 लैंग्वेजेस ऐसी थी जो कि क्लासिकल लैंग्वेजेस थी। 6, 5 और जुड़ी अक्टूबर 2024 में, और लैंग्वेजेस हो गई क्लासिकल कितनी, 11। लेकिन आगे की 5 के लिए ऑफिशियली संकल्प पत्र जारी नहीं हुआ है। अभी जारी हुआ संकल्प पत्र मराठी भाषा के लिए, तो ऑन एवरेज ऐड करें तो 6 और ये हो जाएगी 7वीं लैंग्वेज मराठी। लेकिन अगर हम मंजूरी क्योंकि मिल चुकी है तो 11 लैंग्वेज से
जो कि क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त थे। और अभी जनवरी 2025 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने संकल्प पत्र जारी करके मराठी को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया है ना। यूनियन कल्चर मिनिस्टर है गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने दिल्ली में महाराष्ट्र के मराठी लैंग्वेज मिनिस्टर हैं उदय सामंत, इनको यह संकल्प पत्र सौंपा है। 5 भाषाएं जिनको अक्टूबर 2024 में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था, अनाउंस किया गया था, कौन कौन सी है? तो ये है मराठी, जिसको अब ऑफिशियली संकल्प पत्र आ गया है, पाली, प्राकृत, असमी और बंगाली। ये 5 है जिनको अक्टूबर 2024 में परमिट किया गया था, मंजूरी दी गई थी। इसके पहले 6 लैंग्वेजेस पहले से है जिनको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जा चुका है। कौन कौन सी? इंडिया की सबसे पहली क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा तमिल लैंग्वेज को दिया गया था 2004 में। यह इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में क्वेश्चन ये आया हुआ है। इसके बाद संस्कृत 2005, 2008 में कन्नड़ और तेलुगु, 2013 में मलयालम और 2014 में ओडिया लैंग्वेज जो कि ओडिशा में बोली जाती है। मराठी महाराष्ट्र में चलती है। पाली भाषा बौद्ध ग्रंथों में देखने को मिल जाती है हमको इंडिया में, जिनको अभी अक्टूबर 2024 में मान्यता दी गई थी। प्राकृत भाषा जैन ग्रंथों में मिल जाती है। असमिया असम राज्य में बोली जाती है। बंगाली पश्चिम बंगाल राज्य में बोली जाने वाली भाषा है। और इन 6 और 5 इनको मिलाकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो 8th शेड्यूल है जिसमें 22 लैंग्वेजेस है, उसमें से 11 लैंग्वेज हो गई है जो कि क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है। देखिए आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आ सकता है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और जेन्युइन क्वेश्चन है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर ये क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा किस आधार पे किसी लैंग्वेज को दिया जा रहा है, क्या आधार है? तो इसके लिए फरवरी 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक जो निर्देश जारी किया था, है ना, एक जो निर्देश जारी किया था उसमें दिशा निर्देश जारी किया था, उसमें इन्होंने कुछ पॉइंटर्स बताए कि किस आधार पर हम किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देंगे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर लगाना जो आपको याद रखना चाहिए वो ये है कि भाई उस लैंग्वेज का कोई प्राचीन ग्रंथ होना चाहिए जो कि 1500 से 2000 साल तक पुराना मिल जाए, तो ऐसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज के लिए कंसीडर किया जा सकता है मान्यता के लिए। इसके अलावा और भी पैरामीटर है लेकिन मेन वही था। इसके अलावा देखो भाषा का पुराना साहित्य होना चाहिए, लोगों की पीढ़ी दर पीढ़ी एक धरोहर के रूप में वो चलता आ रहा हो, भाषा की अपनी एक साहित्यिक परंपरा हो, ऑब्वियस सी बात है पुराने जो टेक्स्ट हैं उस भाषा में वो अवेलेबल हो, मिलते रहे, तो ऐसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जा सकता है। अभी 11 लैंग्वेजेस हो गई है जिनको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। पी जयचंद्रन का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पी जयचंद्रन यह बहुत ही फेमस प्लेबैक सिंगर है। अपने पूरे करियर में 16,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। प्लेबैक सिंगर पी जयचंद्रन 80 साल की आयु में इनका निधन हो गया। केरला के रहने वाले थे, केरल पृष्ठभूमि से आते हैं। इन्होंने अलग अलग लैंग्वेजेस में गाने गाए जैसे मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी, 16,000 से ज्यादा। अब 80 वर्ष की आयु में पी जयचंद्रन का हाल ही में निधन हो गया। प्लेबैक सिंगर, आंसर ले लिया है क्या हमने? प्लेबैक सिंगर, है ना। देखिए एक नाम इनको दिया गया है भाव गायकन, है ना। ये साउथ की लैंग्वेज में मलयालम लैंग्वेज का एक वर्ड है भाव गायकन। इसका हिंदी मीनिंग देखने जाएं तो भावपूर्ण गायक। यह उपाधि दी जाती थी पी जयचंद्रन को। काफी सारे अवार्ड दिए गए हैं जिसमें देखिए नेशनल फिल्म अवार्ड इनको दिया गया है प्लेबैक सिंगिंग के लिए। 5 केरल राज्य पुरस्कार दिए जा चुके हैं। 4 तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार दिए जा चुके हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो इनको अवार्ड दिया गया वो 2020 में केरल गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था जेसी डेनियल अवार्ड, है ना। मलयालम सिनेमा में इनका जो योगदान है इसके कारण 2020 में केरल गवर्नमेंट ने इन्हें दिया था आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए मलयालम सिनेमा में जेसी डेनियल अवार्ड। तमिलनाडु सरकार ने इन्हें कलई मा मणि पुरस्कार से भी सम्मानित किया। मुझे पता है इतने अवार्ड आप याद करोगे नहीं, तो आप जेसी डेनियल अवार्ड को जरूर याद करना।
मलयालम सिनेमा में दिया जाने वाला सर्वोच्च अवार्ड है, जो कि 2020 में दिया गया था पी जयचंद्रन, जिनका हाल ही में 80 साल की आयु में निधन हो गया। कल एक और निधन के बारे में मैंने आपको बताया था, कौन थे? प्रीतिश नंदी, फिल्म मेकर है। ओके, 73 साल की आयु में इनका हाल ही में 73 ईयर की एज में इनका निधन हुआ है। कल हमने पढ़ा था, हमको रिवीजन में ये मिलेंगे। आगे आइए, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब का फाउंडेशन स्टोन रखा है? तो देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब का फाउंडेशन स्टोन रखा है भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के निकट देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित किया जा रहा है। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में काफी सारी परियोजनाओं का शिलान्यास किया था, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट यही है। आंध्र प्रदेश में 1.85 ट्रिलियन रुपीज, ऑलमोस्ट 1,85,000 करोड़ रुपए की निवेश परियोजना है ग्रीन हाइड्रोजन हब। इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। यह पूरे देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब है। इस प्रोजेक्ट में देखिए 20 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादित करने की क्षमता है और ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन सुविधाएं भी यहां पर शामिल की गई है। अगर यह जब डेवलप हो जाएगा तो प्रतिदिन इसकी जो कैपेसिटी है 1500 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने की यह कैपेसिटी प्रोड्यूस करेगा, कैपेसिटी इसकी हैगी। तो देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब कहां पर स्थापित किया जा रहा है? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के निकट। वैसे देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन को रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार जो योजना लाई थी उससे किस नाम से जाना जाता है? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के नाम से। पहले यह समझिए कि जो हम ग्रीन हाइड्रोजन हब की बात कर रहे हैं, जो आंध्र प्रदेश में बनेगा, वो आंध्र प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और सेकेंड सेंट्रल गवर्नमेंट की है एनटीपीसी जो कंपनी है, इन दोनों का संयुक्त, क्योंकि ये एक इनिशिएटिव है इसलिए जो प्रॉफिट शेयरिंग होगी वो 50-50 होगी। हां, अब हम यहां पर बात कर सकते हैं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की। ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के रूप में बढ़ावा देने के लिए इसे देश में लॉन्च किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जनवरी 2023 में। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कैपेसिटी को हासिल करना इस योजना का लक्ष्य है, जिसकी नोडल मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है। इसी के तहत ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित किया जा रहा है। कहां पर? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, देश का पहला। किस संगठन ने फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 जारी की है? एक रिपोर्ट है फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025। इसे जारी करने का श्रेय दिया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कौन सी रिपोर्ट है? फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025। देखिए, अगर यहां से क्वेश्चन आया ना तो आपसे यही पूछेगा कि भाई रिपोर्ट कौन जारी करता है या किसने जारी की। तो फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 को जारी किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। इस रिपोर्ट में फ्यूचर की जॉब्स के डेटा को यहां पर अनुमान लगाया गया। देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ये जो रिपोर्ट है, आंसर ले लिया हमने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी ये जो रिपोर्ट है इसमें क्या किया, 1000 से अधिक ग्लोबल कंपनीज के डेटा को इन्होंने इंक्लूड किया। 55 अलग अलग देशों के 22 अलग अलग सेक्टर के 14 मिलियन जो वर्कर्स है ना, उनसे बातचीत के आधार पर इस डेटा को तैयार किया गया। डेटा के जो रिपोर्ट के जो की पॉइंट्स है उसमें यह बताया गया है कि 2030 तक, देखिए यहां पर ये केवल नॉलेज के लिए है आपके, यहां से क्वेश्चन फॉर्म मेंस में हो सकता है, वनडे में नहीं हो सकता, ठीक है, पर फिर भी देख लो। 2030 तक 170 मिलियन नई नौकरियां बनेगी और 92 मिलियन नौकरियां खत्म भी होगी, जिसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा खत्म करने में AI, सृजन करने में भी रोल प्ले करेगा और खत्म करने में भी रोल प्ले करेगा। रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती डिजिटल पहुंच 2030 तक 19 मिलियन नौकरियों का सृजन करेगी और 9 मिलियन नौकरियां यहां पर खत्म हो जाएगी। AI और डेटा प्रोसेसिंग 11 मिलियन जॉब्स बनाएगा और 9 मिलियन जॉब्स को ये खत्म कर देगा इजीली। AI और जो
आप समझिए कि मशीन से जो वर्क हो रहा है वो कहीं ना कहीं लोगों का काम छीनता जा रहा है। तो इस आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया। रिपोर्ट का नाम क्या है? फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025। जारी किसने की? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, है ना। डेटा आप याद कर सकते हैं तो पॉज करके एक बार देख लेना। जनवरी 2025 में उजाला योजना के 10 साल पूरे हुए हैं। यह योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? उजाला योजना, इसे शुरू किया गया था जनवरी 2015 में। अब जनवरी 2025 में इसके 10 साल पूरे हो गए। सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है जो कि सस्ते एलईडी बल्ब से संबंधित है ना। अफोर्डेबल एलईडी बल्ब को आम नागरिक तक पहुंचाना और बिजली की खपत को कम करना, कार्बन उत्सर्जन कम होगा। सीधी सी बात है, अगर इलेक्ट्रिसिटी को हम कम यूज करेंगे तो कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। तो 5 जनवरी 2015 को केंद्र सरकार ने उजाला योजना लॉन्च की थी 2025 में। इसके 10 साल पूरे हुए हैं। उजाला का फुल फॉर्म देखें तो उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल, यह उजाला का फुल फॉर्म। इसके तहत पूरे देश में एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, है ना, ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के लिए, कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए एलईडी बल्ब्स इसको वितरित किया जाना लक्ष्य था। ट्यूबलाइट्स और ऐसे फैंस जो कि कम ऊर्जा का यूज करते हैं उनको पूरे देश में फैलाना, लोगों को इसके लिए जागरूक करना मुख्य उद्देश्य था उजाला स्कीम का। कार्बन उत्सर्जन में इससे कमी आई है, काफी कमी आई है, बहुत अच्छा योगदान दिया है उजाला स्कीम ने। 5 जनवरी 2015 को इसे लॉन्च किया गया था और अब 2025 में इसके 10 साल हाल ही में पूरे हुए हैं। उद्देश्य क्या था? ऊर्जा खपत को कम करना, घरेलू बिजली बिलों को घटाना और कार्बन उत्सर्जन में देश में कमी लाना। अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डेटा आया है उसके अकॉर्डिंग 6 जनवरी 2025 तक, मतलब 10 साल पूरे हुए ना 5 जनवरी को, तो 6 जनवरी 2025 तक उजाला योजना के तहत पूरे देश में ऑलमोस्ट 36.87 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किए जा चुके हैं केंद्र सरकार के द्वारा। तो उजाला योजना अफोर्डेबल एलईडी बल्ब के वितरण से संबंधित है, जिसको हाल ही में 10 साल पूरे हुए हैं। एक उज्ज्वला योजना में भी स्टूडेंट काफी कंफ्यूज होते हैं। तो उज्ज्वला योजना की अगर हम बात करते हैं तो वो घरेलू गैस सिलेंडर से संबंधित है, वो क्वेश्चन भी आता है तो उसको भी याद रखना। और ये उजाला स्कीम है एलईडी बल्ब से संबंधित। आगे, नई दिल्ली में राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के 8वें संस्करण का इनॉग्रेशन किसने किया? तो पहली चीज तो ये कि नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन कहां आयोजित किया गया? तो आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। 2001 में इसकी शुरुआत की गई थी। जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है उनको बढ़ावा देना, उनके एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, उत्पादन को बढ़ावा देना, इसके लिए वर्कशॉप आयोजित की जाती है और यही है नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट समझते होंगे ना, जैसे एग्रीकल्चर में अगर हम ले तो फलों को, सब्जियों को इस तरीके से उगाना जहां पर रासायनिक पदार्थों का यूज नहीं किया जाएगा, है ना, किसी तरीके का जो उर्वरक है वो नहीं छिड़का जाएगा, दवाई नहीं छिड़की जाएगी, जो खाद होगी वो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक यूज की जाएगी। तो इस तरीके से ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हैं जो पूरी तरीके से देखो इन्वायरमेंट एक तो फ्रेंडली होते हैं, इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करते, इसके अलावा जो ह्यूमन बीइंग है, जो मानव है, उसके भी फ्रेंडली है, उनको भी कोई किसी प्रकार का हार्म नहीं करते किसी भी तरीके। तो ये क्या है? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। तो इसके प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, इसके लिए आयोजित किया जाता है नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। 2001 में शुरुआत की गई थी। अब 2025 में इसके जो 8th संस्करण है, 8वां जो एडिशन है, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया और इसका इनॉग्रेशन किया है भारत के केंद्रीय मंत्री जिनका नाम है पीयूष गोयल। आंसर मिल गया इजी, पीयूष गोयल। कौन है पीयूष गोयल? केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री है ना, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के 8th एडिशन का इनॉग्रेशन किया और इन्होंने कुछ डेटा पर बात भी की है। जैसे इन्होंने बताया है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्शन एक्सपोर्ट अभी जो देश में 5,000 से 6,000 करोड़ तक का है, आगे आने वाले 3 सालों में ये 20,000 करोड़ तक का पहुंच सकता है अगर हम सही दिशा में काम करेंगे तो। नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन की शुरुआत 2001 में की गई थी
और उद्देश्य क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग के विकास को देश में बढ़ावा देना। आगे चलिए। ओके, लास्ट क्वेश्चन, थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहां किया जा रहा है? थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है महाराष्ट्र के मुंबई में। कहां पर? महाराष्ट्र के मुंबई में। और इस साल ये 21वां एडिशन है इसका। एशिया के देशों में फिल्म उद्योग को प्रमोट करने के लिए, फिल्म उद्योग के विकास के लिए, कहां पर? एशिया के देशों में आयोजित किया जाता है थर्ड आईज एशियन फिल्म फेस्टिवल। इस फेस्टिवल का 21वां एडिशन 10 से लेकर 16 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है मुंबई, महाराष्ट्र में। चाइना की एक ड्रामा फिल्म है द ब्लैक डॉग, फेस्टिवल की ओपनिंग सेरेमनी में इस फिल्म को दिखाया जाएगा और पूरे एशिया के अलग अलग देशों की 61 फिल्मों का यहां पर चयन किया गया है। तो थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल आयोजन कहां पर? 21वें एडिशन का 2025 में। तो आयोजन किया जा रहा है महाराष्ट्र के मुंबई में। इस फेस्टिवल के दौरान भारत के जो राइटर हैं, जिनका नाम है जावेद अख्तर, नाम सुना होगा, देखा होगा, इनको एशियन सिनेमा कल्चर अवार्ड दिया जाएगा। और एक पत्रकार हैं रफीक बगदादी, इनको सत्यजीत रे मेमोरियल अवार्ड प्रदान किया जाएगा। किस महोत्सव में? थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल में। आयोजन मुंबई, महाराष्ट्र, 2025, 21वां एडिशन। क्लियर? तो 11 जनवरी के सभी करंट अफेयर यहां पर हमने इजी वे में समझे, एक एक फैक्ट को बहुत ही इजी तरीके से हमने यहां पर डिस्कस किया। अब हम चलें लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। फटाफट क्वेश्चन आंसर फॉर्म में रिवीजन कर लेंगे हम, क्योंकि कल के सेशन में हमने डिटेलिंग तो देख ही ली थी। मार्टिन गुप्टिल ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं? तो ये क्रिकेट खिलाड़ी हैं कहां के? न्यूजीलैंड, मार्टिन गुप्टिल। हिमालय के तिब्बत में 7.1 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया है। भारत में सबसे अधिक सक्रिय भूकंपी जोन कौन सा है? तो हिमालय के तिब्बत में 7.1 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। भारत में सबसे अधिक सक्रिय भूकंपी जोन देखने को मिलता है जोन 5, हिमालय के क्षेत्र का। कैशलेस उपचार योजना के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कितने लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज दिया जाएगा? 1.5 लाख रुपए तक का। जॉन ड्रमानी महामा किस देश के प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने शपथ ली? तो घाना के प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने शपथ ली है। गरुड़ाक्षी ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम किस राज्य के वन विभाग द्वारा शुरू किया गया? तो कर्नाटका के वन विभाग ने इसे शुरू किया है। प्रीतिश नंदी का हाल ही में 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कौन थे ये? फिल्म मेकर थे, बहुत ही फेमस। हाल ही में तटीय रेखा की लंबाई में हुए बदलाव के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को उसकी तटीय रेखा की लंबाई के डिसेंडिंग क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, जो नया डेटा है उसके अकॉर्डिंग। विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। पहली बार इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 2006 में, विश्व हिंदी दिवस। फ्लेमिंगो फेस्टिवल भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य में। और लास्ट क्वेश्चन क्या था? देश का पहला केबल स्टेट रेल ब्रिज भारत के किस राज्य में बनाया गया है? तो यह बनाया गया यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में। सारे क्वेश्चन कल के सेशन के हमने रिवाइज कर लिए। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर बता दूं आपको, तो पहला क्वेश्चन हमारा जिब्राल्टर जलडमरू मध्य से था। आपको पता होना चाहिए कि मेडिटेरियन सी में यह देखने को मिलता है, जो कि यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। अगर हम देश देखें तो मोरक्को और स्पेन को। अगला क्वेश्चन है हमारा, विक्टोरिया मेमोरियल के डिजाइन को किसने बनाया था? तो यह है विलियम इमर्सन। और भाखड़ा नांगल परियोजना किन राज्यों के मध्य लाभान्वित है? तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा, 5 राज्य यहां पर डायरेक्ट इनडायरेक्टली लाभान्वित होते हैं भाखड़ा नांगल परियोजना से। ओके, तो ये कल के सेशन के हमारे क्वेश्चन थे जिनका हमने आंसर देखा। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, हमारी जनगणना हमारा भविष्य भारत की किस जनगणना का नारा था? गुलाबी क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस उत्पादन को बढ़ावा देना है? और बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम भारत के किस राज्य में स्थित है? तीनों ही क्वेश्चन के आंसर कमेंट में कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा।
कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।